हेलो माय डियर, बहुत बहुत वेलकम है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टडी चल रही है, जैसे कि जानते हैं इसके लास्ट और लेक्चर में हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया था चैप्टर 1 जो कि हमारा इंट्रोडक्शन था इरिगेशन इंजीनियरिंग का, जैसा कि आपके सामने शो हो रहा होगा। ये बुक है, आप बुक खरीद लीजिए। यदि बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ के थ्रू आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपके टेलीग्राम अपने और मेरे ऑफिशियल चैनल पे जाकर के, यही चैनल पे जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी या तो अबाउट सेशन में आप जाकर के सीधे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीडीएफ अच्छे भी मिल जाएगा और अच्छे से आप उस प्रिपरेशन कर सकते हैं सभी चीज़ों की। तो जैसा कि जानते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट या इरिगेशन सिंचाई अभियंत्रिकी जो है इसको पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें चैप्टर 2 को कंप्लीट करना है 1 से 2 लेक्चर में। और बेसिकली कुछ ज़्यादा कुछ अच्छे उतना टफ चीज़ें हैं नहीं हमारी इस इरिगेशन इंजीनियरिंग में, लेकिन हाँ जो भी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और समझने लायक जैसी हैं। जैसे कि आपको सिविल इंजीनियरिंग की जो ब्रांच ही है वो ऐसी ब्रांच है जिसमें अपने आसपास से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये सब चीज़ें तो रही कॉमन सी बात। तो आज बात करने वाले हैं हम सिंपल से चैप्टर 2 की, जो कि चैप्टर हमारा 2 है। चैप्टर 2 हमारा क्या है, जैसे कि आप जानते हैं हमारा दूसरा चैप्टर क्या है गाइस। चैप्टर 1 तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमारा जो कि था इंट्रोडक्शन में चैप्टर 1 था। लेकिन आज पढ़ने वाले हैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि फसलों की जलमांग, जो कि फसलों की जलमांग के बारे में पढ़ेंगे कि फसल कौन कौन फसल होती है, किसके बारे में क्या पानी की कितनी आवश्यकता होती है, ये सब चीज़ें तो आप बेसिकली बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। टॉपिक आपको सामने दिख रहा होगा, मैं क्या ही दिखाऊँ। प्रिंसिपल देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से आप देख सकते हैं, यहाँ आपको सब शो हो रहा होगा। प्रिंसिपल क्रॉप्स इन इंडिया देयर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट। देखिए इंग्लिश में ही होता है हमारा जो सिलेबस होता है, तो आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन अभी बेसिकली सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, बस प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। देखिए क्रॉप्स ऑफ सीजन, मतलब क्रॉप सीजन्स एंड खरीफ और रबी की फसल, ये सब बेसिकली आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत और भी कर सकते हैं। सॉइल वाटर है, सॉइल क्रॉप्स है, ये सब चीज़ें। एंड वाटर रिलेशनशिप ड्यूटी, डेल्टा बेस पीरियड देयर रिलेशनशिप, ओके। एंड ग्रॉस कमांडेड एरिया जीसीए है, सीसीए है। इंटेंसिटी मतलब पानी तीव्रता जो हो गई, इरिगेशन पानी की तीव्रता, पल्ले सिंचाई, क्रॉप रेशियो, क्रॉप पीडियो, बेस पीडियो, ये क्या है ये आप दिख रहा हो, मैं बहुत स्पीडली पढ़ रहा हूँ, थोड़ा रॉन्ग हो जा रहा है। तो ये आपका सिलेबस है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स को, इसको देखते हैं। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कौन की क्या चीज़ें कैसे होती हैं बेसिकली। देखिए चैप्टर 2 हमारा क्या, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। देखिए आपको पीडीएफ से ही समझना पड़ेगा और कोई ज़्यादा टफ नहीं है यार, आप पेशेंस बनाए रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और बेसिकली कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं, बस इतना ध्यान दीजिएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। क्योंकि ऐसा बीच में वीडियो छोड़ के भागने से आपको कोई चीज़ मिलने वाली नहीं, आधा अधूरा नॉलेज मिलने वाला है। तो बात करते हैं हमारे देखिए वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स की। तो ये क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं और उन फसलों के लिए आप तो अगर गाँव से होंगे तो काफ़ी ज़्यादा परिचित होंगे सिंचाई इंजीनियरिंग से, नहीं तो आप समझिए मेरी बात को, बस सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। क्या होता है कि जो भी फसलें होती हैं उसको पानी की आवश्यकता होती है। फसलें, पेड़ पौधे, जो भी चीज़ें हैं उसको उगने के लिए पानी एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में अच्छे से इस बारे में बात किया था। तो उनके लिए विभिन्न चीज़ों के लिए उसकी जल मांग होती है, उसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये देखिए बेसिकली ये काम होता है एक कृषि इंजीनियर का, कि क्या किसको कौन सी फसल कितनी पानी लेगी, लेकिन उस वाटर की मात्रा को उस स्थान तक पहुंचाना एक सिविल इंजीनियर का काम होता है। उस जाहिर सी बात है सिविल इंजीनियर और इसमें कृषि इंजीनियर के बारे में हम आपको बताया था कि इंजीनियर्स जो सिविल इंजीनियर और कृषि इंजीनियर्स होते हैं उसका थोड़ा डिफरेंट क्या है इसमें। क्योंकि सिंचाई से ही आप जो फसलें होती है उसमें फसलों की जल मांग क्या, कौन सी फसल कितना पानी लेगी, उस फसल को कितनी पानी की आवश्यकता है और किस सीजन में फसल को बोना चाहिए, किसी इंजीनियर का बेसिकली काम होगा। लेकिन उस पानी की व्यवस्था कराना, नहर के थ्रू नदियों से पानी लेकर के खेतों तक पानी को पहुंचाना है, बेसिकली सिविल इंजीनियर का काम होता है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो यहाँ पड़ती है सिविल इंजीनियर और इरिगेशन इंजीनियरिंग के, तो सिविल इंजीनियर यहाँ सिविल इंजीनियर का काम होता है। बात करते हैं फसलों की, तो फसलों की प्रकार की बात कर लेते हैं। तो कि फसलें बेस्ट 2 प्रकार पे बांटी गई है, आप इसको समझ लीजिए, मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिए और इस पीडीएफ को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जो हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग है इतना भी टफ सिलेबस नहीं है कि आपको ऐसे पढ़ाया जाए डिस्क्राइब करके, उतना भी एकदम ईजी वे में समझने का प्रयास करेंगे डियर। बस आप प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ओके। फसलों के प्रकार की बात करें, फसलों की प्रकार की यहाँ जलमांग लिखा है, इसको हटाइए। फसलों के प्रकार की बात करते हैं तो इसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो हमारे कंजम्पशन के आधार पे है, एक क्या है, एक उसके सीजन मौसम के आधार पे। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, आप दोनों समझ सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है कि उपभोग के आधार पे मेनली 2 टाइप्स हैं। एक क्या है, फूड क्रॉप्स है,
फूड क्रॉप्स है, और एक खाद्य जिसे खाद्य फसलें बोलते हैं, एक कैश जिसे नकदी फसलें बोलते हैं। हिंदी वाले ध्यान दें, इंग्लिश वाले ध्यान दें। खाद्य फसलें और नकदी फसलें। खाद्य फसलें वो फसलें होती हैं जैसा कि जो मतलब हमारे खाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, यूज में आती हैं। जैसा कि हम जानते हैं गेहूँ वगैरह, धान वगैरह जनरली हम जब बोते हैं उसको कटाई करके अपने उपयोग में लाते हैं, तो उनसे हम क्या आता है कि वो हमारी खाद्य फसलें होती हैं, खाने के लिए जो दैनिक जीवन में उपयोग प्रतिदिन हम जो चीज़ें खाते हैं। बेसिकली देखिए फसलें तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी कहीं ना कहीं यूज में है, लेकिन जो खाद्य फसलें होती हैं उसमें गेहूँ, धान, जौ, बाजरा, इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खाद्य फसलें नाम से भी आपको क्लियर हो गया। नकदी फसलें क्या होती है? कैश कैश फसलें कहती है, मतलब कैश क्रॉप्स होती है नकदी फसलें। तो क्या कुछ फसलें होती है जिससे कि आप उसे बेच करके पैसे कमाते हैं। किसान जो होता है उसको पैसे की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगली फसल बोने के लिए उसे कुछ और मनी की भी एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है किसान के लिए। तो ये सब चीज़ें बेसिकली ज़रूरत है क्रॉप से होती हैं। इसमें कुछ कैश क्रॉप जिसके थ्रू क्या होता है किसान पैसा पाता है और अगली फसल को बोता है। और ऐसा नहीं है कि गेहूँ धान से वो पैसे कमाता नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन नकदी फसलें बेसिकली होती है, उसको घर में किसान नहीं रखता, क्योंकि उसका रख के क्या करेगा? तंबाकू है, चाय है, आप देख सकते हैं तंबाकू, चाय और कपास, ये सबको क्या रख के करेगा? तो ये नकदी फसलों से इसे बेच दिया जाता है, जल्दी से इससे पैसा मिल जाता है। और ये सब चीज़ें हो गई। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बस आप प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। क्या होता है कि बेस्ड ऑन देयर सीजन, मतलब मौसम के आधार पर बात कर लेते हैं डियर। तो खरीफ फसलें होती हैं, एक क्या होती है हमारी खरीफ फसलें होते हैं, एक होती है हमारी खरीफ फसलें। अब इसको देख सकते हैं क्या होती है खरीफ फसलें होती हैं। राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि मौसम के आधार पे खरीफ फसलें होती हैं और रबी की फसलें होती हैं। खरीफ फसलें और रबी फसलें में देखिए वो फसलें होती हैं, आपको सुन लीजिए मेरी बात और देख लीजिए। शॉर्ट नोट्स है, इस नोट्स के थ्रू ही आप सब समझ जाएंगे। खरीफ फसलें वो फसलें होती हैं जिसको अप्रैल से क्या होता है सितंबर तक बोया जाता है। आप क्या आएंगे ये क्या होता है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। अप्रैल से सितंबर तक, और इसका पीरियड जो होता है, इसका काल कितने समय तक चलता है, ये जो खरीफ की फसलें होती हैं बेसिकली 183 दिन का होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। और वहीं ये गर्म मौसम की फसलें कहलाती हैं, हॉट वेदर क्रॉप्स कहलाती हैं, जैसे कि धान, बाजरा, ये सब चीज़ें हो गई हमारी किसमें आ गई, हमारे खरीफ की फसलें। वहीं रबी फसलें बात की जाए तो वो फसलें जो जिनका क्या होता है कि जो अक्टूबर से, जिसको मतलब बुआई, जुताई और उसकी कटाई क्या होती है, ये अक्टूबर से मार्च के बीच में होती है, वो हमारी क्या हो जाती हैं बेसिकली रबी की फसलें हो जाती हैं, रबी क्रॉप्स हो जाती हैं। पीरियड इसका 182 दिन होता है, विंटर क्रॉप्स कहलाती है। और गेहूँ, चना, जौ, जैसा कि आप यदि गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा समझने का प्रयास कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है, आप सब जानते हैं। बाकी खरीफ और इसका नाम जान लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई, आप इसको अभी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप बस कंटिन्यू बनेंगे वीडियो में, क्योंकि आपको अगर आप वीडियो छोड़ जाते हैं तो आधी आधी जानकारी मिलेगी। तो ये सब हो गया। देखिए एक लॉन्ग ड्यूरेशन या क्या कहते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स भी होती है। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो क्या होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स में क्या होती है, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको उपजने और काटने चीज़ें। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, गन्ना वगैरह जैसे हो गया, कपास वगैरह, अरहर की दाल और ये सब हो गया, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, 8 से 12 मंथ लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फसलों की क्या कर रहे हैं, किस हाँ, उसकी उर्वरक क्षमता क्या है, मृदा की, पानी की मात्रा, बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन हाँ जनरली ये तो होता है। अब क्रॉप्स की बात की, भारत में निम्नलिखित दो आधार पे ये बांटा गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या बेस्ड ऑन कंजप्शन है, बेस्ड ऑन मौसम के आधार पे। तो ये मुख्यतः खाद्य फसलें हैं, नगदी फसल, जैसे कि अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया था। तो इसको पीडीएफ को अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा नोट्स बनाना जरूरी भी नहीं उतना, क्योंकि आप परिचित हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा मेरी बातों को सुनकर और पीडीएफ को देखकर। ओके, तो ये सब चीज़ें मौसम के आधार पर हो गई, मुख्यतः 2 प्रकार की यहाँ लिखा है, जो मैंने बताया वही चीज़ें मेंशन है। क्या होता है, वे फसलें होती, ये फसलें एक समानता लोगों के खाने में लाई जाती है, जैसे गेहूँ, चावल, धान, बाजरा। फूड्स क्रॉप्स हो गए। नकदी फसलें क्या होती है, ये फसलें सामान्यतः किसानों द्वारा बेचने के लिए उगाई जाती हैं। तो ये नकदी फसलें हो गई, कैश कैश मनी, पैसा, ये सब चीज़ें हो गई। और आपको जो भी चीज़ें हैं अभी रबी क्रॉप्स के बारे में मैंने बताया था शॉर्ट नोट्स में, लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म में चीज़ें लिखी हैं, आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। एंड आपको बता दें जानकारी के लिए कि वीडियो 1 से 2 लेक्चर में ये भी ख़त्म हो जाएगा, और आपका टोटली जो हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग है वो 20 लेक्चर के अंदर अंदर क्या है 20 लेक्चर के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप डोंट वेरी टेंशन न लीजिए, आपका सब टाइम टू टाइम क्लियर हो जाएगा। ओके, 20 लेक्चर के अंदर ही क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा लेक्चर बड़े भी नहीं रहेंगे, बोरिंग टाइम वाला नहीं रहेगा। ओके, नहीं तो आप बोर होते जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आप समझते हैं सही चीज़ों को। तो क्या है बेसिकली हम समझ लें। देखिए डियर, अपनी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहीं कभी कभी देखा हूँ मैं कि बहुत डाउन क्वालिटी में लोग देखते हैं और कहते हैं वीडियो कैसा बना है, दिख नहीं रहा है। तो आप वीडियो क्वालिटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी, और सभी चीज़ें इंक्रीज़ करते हैं, ब्राइटनेस वगैरह। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली क्या लिखा है कि मृदा जल, अगला जो हमारा टॉपिक है सॉइल
वाटर जो है मृदा जल है, इसको पढ़ेंगे। क्या होता है, सिंपल सी बात है कि ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। गुरुत्व जल होता है, केशिकीय जल होता है और आर्द्रताग्राही मतलब हाइग्रोस्कोपिक होता है। ये 3 प्रकार के जल होते हैं हमारे मृदा में 3 प्रकार के जल होते हैं। यहाँ पर लिखा है, सिंपल सा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ भी लिखा है। इस PDF के थ्रू आप समझने का प्रयास करते हैं। सॉइल मॉइस्चर क्या होते हैं, मृदा जल होता है, मृदा में नमी क्या होती है कि ग्रेविटेशनल वाटर होते हैं। गुरुत्व जल जिसे हिंदी में बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान दें। कैपिलरी वाटर होते हैं, केशिकीय जल होते हैं एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर होते हैं, आर्द्रताग्राही जल होते हैं। तो अब सिंपल सी बात कर देते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं इसके माध्यम से। और नोट्स में तो बेसिकली सब अच्छे से मेंशन ही है, सब कुछ लिखा ही है। ओके, समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है हमारा जो है गुरुत्व जल क्या होता है और ये हमारा केशिकीय जल क्या होता है एंड हाइग्रोस्कोपिक जो कि आर्द्रताग्राही जल क्या होता है, सबकी परिभाषा और डिफिनेशन अच्छे से समझते हैं। देखिए, जब हम पानी देते हैं फसलों को तो उसमें फसल में कुछ पानी क्या होता है, ऐसे बह के निकल जाता है और कुछ पानी फसलों को प्राप्त होता है। वहीं कुछ पानी क्या होता है, जो मृदा के कण होते हैं वो उसी में लिपटे हुए रहते हैं। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं, तब आपको समझने में आने वाला है सभी प्रकार के जो तीनों प्रकार के जल उपस्थित होते हैं मृदा में। जब कोई हम फसल को पानी देते हैं तो क्या क्या कंडीशन, क्या क्या सिचुएशन आती है उसमें। देखिएगा, जो गुरुत्व जल होता है वो क्या होता है कि ये ऐसा जल होता है मृदा में कि जो कि क्या होता है, गुरुत्व प्रभाव के कारण वो मृदा से बहकर निकल जाता है। जी हाँ गाइस, आप मेरी बात को सुनिए और यही नोट्स में भी है। यही क्या होता है, गुरुत्व जल वो जल होता है जो मृदा के कणों द्वारा गुरुत्व प्रभाव के कारण बहकर निकल जाता है। ये अनुपलब्ध जल होता है, ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र जल होता है, बहकर निकल जाता है और इसका कोई मेन रोल फसलों के लिए नहीं होता। जी हाँ गाइस, ये फसलों के लिए इसका मेन रोल नहीं होता, पानी इससे नहीं प्राप्त होता है, गुरुत्व प्रभाव के कारण बहकर मृदा के कणों से निकल जाता है। वहीं बात करते हैं केशिकीय जल। तो केशिकीय जल जो होता है, यहाँ आप साफ साफ लिखा है केशिकीय जल मतलब कि कैपिलरी वाटर। तो केशिकी के बारे में सुने होंगे, कोई नया वर्ड नहीं है। केशिकी और कैपिलरी एक्शन ये सब जानते हैं। तो वो जल क्या होता है, यही जल हमारा मेन जल होता है जो फसलों को प्राप्त होता है। इसे हम उपलब्ध जल, अवेलेबल वाटर भी कहते हैं, क्योंकि यही जल हमारे काम को होता है, फसलों को यही जल बेसिकली प्राप्त होता है। ओके, क्योंकि जब हम फसल को पानी देते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है कि जब फसल को पानी देते हैं तो फसल की मृदा में जो पानी होता है, कुछ वो पानी जो गुरुत्व वाला जल होता है वो तो बह के निकल जाता है मृदा के कणों से, वो रुकता नहीं है। वहीं केशिकीय जल जो होता है वो वही हमारी फसलों को प्राप्त होता है और ये उपलब्ध जल कहलाता है। वहीं बात कर लेते हैं इसकी थोड़ा, तो आर्द्रताग्राही जल की। तो ये आर्द्रताग्राही जल क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारा होता है आर्द्रताग्राही, ये क्या होता है, मृदा के कणों में लिपटा हुआ जल होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, मृदा में मौजूद हुआ जल होता है जो केशिकीय बलों के कारण आपस में मृदा के कणों से चिपका रहता है। यह जल मृदा का जलांश वाटर कंटेंट के अंतर्गत नहीं आता। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। यदि पौधों में जल की मांग कैपिलरी वाटर से घटकर हाइग्रोस्कोपिक वाटर लेवल पर पहुँच जाती है तो पौधा मुरझा जाता है। जी हाँ गाइस, ये बात कही गई है यहाँ कि पौधा मुरझा जाता है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए कि वाटर जो होता है फसलों में वो यहीं से यहीं तक होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है। लेकिन जब क्या होता है कि ये आर्द्रताग्राही जल तक मतलब यहाँ तक पहुँच जाता है। ये जल जो, अभी इस ग्राफ को समझने का प्रयास कीजिए, छोड़िए इस ग्राफ को समझने का प्रयास कीजिए, इसलिए मैं इसको बनाया हूँ। मान लीजिए यहाँ वाटर कंटेंट है, जिससे देखिए मलनांक क्या होता है इसको समझिए। अब इस वर्ड मिलेगा इसीलिए मैं लिख दिया हूँ। देखिए, मैं PDF के थ्रू इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ें लिखा है उसको समझाने का प्रयास करूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम आपका खप जाएगा लिखना और समझाना। लेकिन जो चीज़ें लिखी है उसी को प्रयास कीजिए। टाइम हो गया आपका, ये टाइम है। और ये क्या है, ये मान लीजिए वाटर मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर कंटेंट है मृदा में। तो ये आप समझ सकते हैं 3 प्रकार के जल है। गुरुत्व जल है, ग्रेविटी वाटर है, ये ग्रेविटी वाटर है। ये जो इसका एरिया है, इतना एरिया वो केशिकीय जल का है, वहीं ये हाइग्रोस्कोपिक का है। इतना समझने का प्रयास कीजिए डियर। देखिए, ये जो बीच में डॉटेड लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, ये निर्धारित करती है। देखिए, फसल जो है, फसल क्या हमारी कोई भी फसल है, कोई भी चीज़ है, तो मान लीजिए कि हमने आपको ग्रेविटी के बारे में बता दिया कि ऐसा वाटर होता है जो कि बह कर निकल जाता है मृदा के कारणों से, मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। और वहीं केशिकीय जल जो होता है यही फसलों को प्राप्त होता है जब हम पानी देते हैं, यही तो इसमें होता क्या है, जब देखिए फसल पानी पाए रहती है तो फसल क्या होती है कि नमी पाए रहेगी तो फसल बढ़ेगी और अच्छे से रहेगी। लेकिन जब वही वाटर कॉन्टेंट ये देखिए इसका लेवल गिर जाता है, जब यहाँ तक लेवल डॉटेड तक आ जाता है तो क्या होता है कि इसका लेवल गिर जाता है। तो अब फसल को यदि तुरंत पानी फिर से मिल जाता है तो फसल फिर से जीवित हो जाती है। लेकिन यदि फसल को पानी नहीं मिलता और उसका वाटर लेवल आउट डाउन हो जाता है, मतलब कि कहाँ तक आ जाता है, हमारा आर्द्रताग्राही मतलब यहाँ हाइग्रोस्कोपिक वाटर के लेवल पे आ जाता है यहाँ तक, तब क्या होता है, फसल एकदम से मुरझा जाती है, तब फसल हमारी एकदम से नष्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा हमें नहीं होने देना। जब फसल में पानी क्या होता है कम होने लगे तो फसल को फिर से पानी दे देना है। यही सब सिस्टम है, यही सब समझने का प्रयास कीजिएगा। ये अवेलेबल वाटर है, यहाँ लिखा है टेम्परेरी वेल्टिंग। इसका मतलब यहाँ क्या होता है कि अस्थाई रूप से
ये बिंदु क्या होता है, इसमें क्या होता है, टेम्परेरी मेल्टिंग मतलब अस्थायी रूप से मुरझा जाता है। लेकिन जब वाटर लेवल आउट डाउन हो जाता है, फसलों में पानी की और कमी हो जाती है, तो जब यहाँ तक आ जाता है सिस्टम, तो हमारा जो फसल होता है टेम्परेरी नहीं परमानेंटली वेल्टिंग हो जाता है, मतलब मलनांग जिसे कहते हैं, मुरझाना। वेल्टिंग मतलब क्या होता है, वेल्टिंग मतलब मुरझाना। तो ये सब हो जाता है। आप गुरुत्व जल ये सब अच्छे से डिफिनीशन लिखिए यार दोस्त, आप पढ़ सकते हैं डियर, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, इसीलिए मैं इसको पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे हमारे 3rd सेमेस्टर में हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में बताया था, और वहीं इन्वायरमेंटल स्टडीज जो कि हमारे पीडीएफ से पढ़ाना था, तो उसको हमने अच्छे से पढ़ाया था, अच्छे से समझाया था। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। मलनांग हमने तीनों प्रकार के जल के बारे में बता दिया, डिटेल में यहाँ लिखा है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो समझते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी को, मतलब कि सिंचाई में महत्वपूर्ण जो भी शब्द यूज़ होते हैं, जो भी वर्ड यूज होते हैं, उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कि टर्म यूज्ड इन इरिगेशन, या समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट इरिगेशन टर्म, जो भी शब्द यूज होते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कि क्या होता है फसल काल, जिसे हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड इंग्लिश में, तो इसको आप समझिएगा, हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों समझिएगा। फसल काल क्या होता है कि बीज क्या होता है, फसल के बीज बोने से लेकर फसल काटने तक के समय को फसल काल कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। क्या होता है, सिंपल सी बात है, फसल बोने से लेकर के, बीज बोने से लेकर फसल को काटने तक का समय आपको दिखा देते हैं, एक समय एक ग्राफ दिखा देते हैं। इसके समझिए ये क्या है, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये मान लीजिए एक सिंपल सी, मान लीजिए एक लाइन खींचते हैं, इसमें समझते हैं। मान लीजिए खेत है आपका, आप खेत की बात समझिएगा अच्छे से। कि जब हम क्या करते हैं, पहले उसकी सिंचाई करते हैं, थोड़ा क्योंकि नमी आ जाए मृदा में, मिट्टी में कुछ नमी आ जाए, सॉइल में हमारी कुछ मॉइस्चर हो जाए, जिसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, खेत में बीज की बुआई कर देते हैं। एकदम आपको साफ क्लियर एकदम दिख रहा होगा कि कुछ टाइम बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ बीज की बुआई कर देते हैं। मतलब इसमें कुछ टाइम लगा होगा, कुछ टाइम बाद बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद बीज बुआई से लेकर आप समझ सकते हैं यहाँ तक फसल काटने तक का समय जो होता है वो क्रॉप पीरियड कहलाता है। जी हाँ गाइस, क्रॉप पीरियड का है, मतलब कि बीज बोने से लेकर के फसल काटने तक का समय हमारा क्रॉप पीरियड कहलाता है। इस ग्राफ के समझ सकते हैं, ग्राफ उतना अच्छा है नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब सबसे पहले पानी देते हैं मृदा में नमी के कारण, फिर बीज बोते हैं, बीज बोने से लेकर फसल काटने तक का जो समय होता है वो हमारा क्रॉप पीरियड होता है। वहीं वहीं बात करते हैं बेस पीरियड की। बेस पीरियड क्या होता है, आधार काल जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये लिखा है। बेस पीरियड की बात कर लेते हैं, बेस पीरियड क्या होता है। तो बेस पीरियड की समझते हैं आप, क्या होता है कि फर्स्ट वाटर एंड लास्ट वाटर। आप समझते हैं कि जब हम क्या देते हैं, कि जब हमारा खेत में जब पहले जो पानी लगाते हैं, जब खेत में क्या आते हैं, जो पहली सिंचाई करते हैं, उससे वहाँ से लेकर के, वहाँ से जो टाइम होता है उससे लेकर के हम लास्ट जब उस खेत में पानी देते हैं, लास्ट तक का जो समय होता है, वही हमारा जो ड्यूरेशन होता है, वही हमारा क्या होता है, बेस पीरियड होता है। आप जानते हैं खेत में पहले पानी देते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं, नमी आती है, बुआई होती है, बुआई होने के बाद कुछ 2-3 पानी और देते हैं, जैसे प्रकार की मृदा रहे, 2 पानी 3 पानी 5 पानी, मतलब 5 बार वाटरिंग सिंचाई करते हैं। तो जितनी बार, मतलब जिस प्रकार की हमारी क्रॉप रहे, फसल रहे, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पानी देते हैं, मान लीजिए इसमें पानी दी, हमने सिंचाई की, उसकी वाटरिंग की, इरीगेशन किया, उसके बाद लास्ट में जब इरीगेशन करते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगता है, टाइम लगता है, वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा बेस पीरियड हो जाता है, आधार काल हो जाता है। और ये सब समझ सकते हैं, इस ग्राफ से अच्छे समझ सकते हैं। बाकी यहाँ तो साफ साफ लिखा है, एकदम साफ इजीली मेंशन है कि क्रॉप पीरियड जो हमारे टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इरिगेशन है, सिंचाई में प्रयुक्त शब्दावली क्या है, क्रॉप पीरियड होता है, एक फसल काल होता है, एक बेस पीरियड होता है, आधार काल। खेतों में बीज बोने से लेकर फसलों की कटाई तक का समय जो होता है फसल काल कहलाता है। वह देखिए टाइम नहीं लेंगे आपका, बहुत स्पीडली चलेंगे। फसलों की पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक का जो समय होता है वो हमारा बेस पीरियड होता है, साफ साफ लिखा है, इसके थ्रू समझ सकते हैं, मेरी बातों को समझ सकते हैं। समानता जो क्रॉप पीरियड होता है बेस पीरियड से थोड़ा ज़्यादा होता है, यह बात फसलों पर भी निर्भर करती है। ऐसी बात एकदम सार्वभौमिक सत्य नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, क्या है पलेवा सिंचाई, मतलब कि पलेवा इंजीनियरिंग। तो क्या होता है, बीज बोने से पहले खेत की सिंचाई करते हैं, जिससे देखिए आपको बताया था ना कि बीज बोने से पहले, मान लीजिए बीज बोने से पहले हम क्या क्या करते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं, खेतों में क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, वही हमारी सिंचाई क्या पलेवा सिंचाई कहलाती है। आप यदि गांव से हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन आप लिखा है, पढ़ सकते हैं कि बीज बोने से पहले खेतों की सिंचाई की जाती है, जिससे हम खेतों में नमी आ जा सके, यही सिंचाई ही पलेवा सिंचाई कहलाती है। ओके, वही बात करते हैं कोर पीरियड की। तो बीज बोने के बाद का समय, बीज बोने के कोर पीरियड क्या है, बीज बोने के बाद
का वह समय जिसमें पौधे विशेष देखभाल करनी पड़ती है। कोर पीरियड क्या है, एक टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है कि जिसमें क्या होता है बीजों की फसलों की जो है तो ये शुरुआती तौर पे जो हमारा बीज होता है वो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जब बच्चा छोटा सा रहता है तो उसकी देखभाल अच्छे से करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है ज़्यादा। वहीं बड़ा बच्चा हो जाता है तो खुद दूसरों की केयर करने लगता है, ये करने लगता है, वो करने लगता है। तो ये बात है, वहीं वहीं सेम बात क्या है हमारे साथ, सेम बात उसके साथ है हमारी फसलों के साथ कि बीज बोने के बाद वह समय जिसमें पौधे को विशेष रूप से देखभाल करनी होती है, अधिक पानी की मात्रा आवश्यकता होती है, यहाँ साफ साफ लिखा है कोर पीरियड कहलाता है। कोर पीरियड को समझ लीजिए। कोर डेप्थ क्या होता है, कोर पीरियड के दौरान फसलों की जितना पानी की दिया जाता है। देखिए आप फसल है, फसल बोए हैं, कोर पीरियड के दौरान मान लीजिए 2 से 3 जनरली 2 से 3 हफ्ता होता है। इसको एक समझ सकते हैं, जनरली ये फसलों पर डिपेंड करता है। तो 2 से 3 सप्ताह होता है कोर पीरियड हमारा। तो ये सब हो गया हमारा। तो पानी की जो डेप्थ होती है कोर पीरियड के दौरान, मतलब 2 से 3 हफ्ते के दौरान जितना जितना पानी दिया गया, मान लीजिए एक बार 10 सेंटीमीटर का, एक 20 सेंटीमीटर, जितना जितना पानी दिया गया है उसकी टोटल डेप्थ जो हो जाती है हमारी, वही टोटल डेप्थ जो हो जाती है वही हमारी क्या हो जाती है, वही हमारी कोर डेप्थ कहलाती है। तो आई होप कोर डेप्थ भी क्लियर हो रहा होगा। डेल्टा क्या है, पूरे पूरे बेस पीरियड क्या है, डेल्टा, डेल्टा समझिएगा। डेल्टा क्या, पूरे बेस पीरियड मतलब कि आधार काल के दौरान सिंचाई के लिए टोटल जितना पानी भरा गया है वही हमारा डेल्टा कहलाता है। बेस पीरियड अभी आपको समझाया कि पहली सिंचाई से लेकर लास्ट सिंचाई तक जो काल होता है वो बेस पीरियड होता है। और इसमें क्या है कि जितना टोटल पानी भरा जाता है वो हमारा क्या होता है उस बेस पीरियड के दौरान, वही डेल्टा कहलाता है। डेल्टा हो गया, आई होप सबको समझ में आया होगा। अब क्या समझते हैं, ओवरलैपिंग पीरियड मतलब परस्पर व्यापी काल। ओवरलैपिंग पीरियड को समझते हैं, ये क्या होता है गाइस, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये मतलब जब कोई फसल खड़ी रहती है, जब कोई फसल खड़ी रहती है और उसी समय उस क्षेत्र में दूसरी फसल लगा दी जाती है जिसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह क्या होती है उसमें, जिसमें फसलें एक साथ रहती हैं, ओवरलैपिंग पीरियड कहलाता है। उस समय क्या होता है, मान लीजिए अभी कोई फसल बोए हैं, मान लीजिए सरसों बोए हैं, उसी के साथ क्या मटर बो दिए, तो उसके कुछ मतलब उसी के साथ नहीं, कुछ टाइम बाद मान लीजिए सरसों बोए हैं, सपोज दैट सरसों बोए हैं, सरसों बोए हैं, तो उसके कुछ दिन बाद उसमें मटर बो दिए, तो वो जो उसके बीच का जो टाइम होगा जिसमें वो दोनों साथ रहेंगी फसलें, मान लीजिए सरसों पक जाएगी तो काट लेंगे, या तो गेहूं के साथ सरसों बोए हैं, गेहूं के साथ सरसों। किसानी अगर करते हैं, गांव से हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा सिंचाई इंजीनियरिंग। बाकी यदि आप विलेज से नहीं तो भी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए क्या होता है कि जो हमारा फसल होता है उसमें मान लीजिए आपने गेहूं लगाया, गेहूं के साथ आपने क्या हुआ सरसों बो दिया, तो देखिए क्या होता है कि सरसों जल्दी कट जाती है। तो वही वही बात करते हैं, जब जो जिसमें दोनों फसलें एक साथ रहती है, जिसमें दोनों फसलें एक साथ रहती है, वही हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो ओवरलैपिंग पीरियड कहलाता है। वो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ग्रॉस कमांडेड एरिया। देखिए अब जो टर्म यूज होंगे GCA, CCA और इरीगेटेड एरिया आइए, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, आज देखिए जो GCA होता है मतलब कि ग्रॉस कमांडेड एरिया, सकल या सेच नहरी क्षेत्रफल, ये होता है हमारा ग्रॉस मतलब टोटल होता है, टोटल मतलब सकल, सकल मतलब पूरा। ओके, तो ग्रॉस का अर्थ भी समझ लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद GDP वगैरह में सकल यूज होता है, तो इसका मतलब होता है ग्रॉस का मतलब टोटल। तो किसी नहर के सिंचाई, देखिए हम आपको बात समझाते हैं, आप बात समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए डियर, ये मान लीजिए ये क्या है, या इधर कोई नहर गई है, इधर कोई नहर गई है, तो इसके द्वारा मान लीजिए इसके द्वारा इसके कंट्रोल में, इसके नियंत्रण में जितना क्षेत्रफल है सिंचाई के लिए, वो क्या होता है हमारा टोटल क्षेत्रफल क्या होता है, GCA होता है। अब ये बात कीजिए, मान लीजिए इधर पूरा खेत वगैरह इधर, तो इसमें बीच में घर वगैरह नहीं बने होंगे, कुछ और चीज़ें नहीं होंगी क्या, इसमें सभी में खेती होगी। तो GCA में बात को ध्यान रखना है कि मान लीजिए नहर है, तो इसके चारों ओर का क्षेत्रफल जो क्या होता है नियंत्रण में रहता है इस नहर के, इससे द्वारा सिंचाई होगी, इतना क्षेत्रफल इसी शक्ति, मतलब कि इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली बात करते हैं, इसमें हमारा सब कुछ शामिल होता है। इसमें मतलब कि इरीगेटेड एरिया क्या कहते हैं, सिंचाई की जैसे फसलें वगैरह हैं, पेड़ पौधे, उसके अलावा भी जो चीज़ें होती हैं, घर मकान, वो भी शामिल होता है हमारे GCA में। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ लिखा साफ साफ शब्दों में है कि GCA क्या होता है, ग्रॉस कमांडेड एरिया, किसी नहर के द्वारा सिंचाई हेतु तो जो क्षेत्रफल नियंत्रण में होता है, जिम्मे में होता है, वही हमारा GCA ग्रॉस कल्चरेबल ग्रॉस कमांडेड एरिया कहलाता है। गाइस अब हम बात करते हैं अपने क्या होता है GCA के बारे में पढ़ चुके हैं, तो CCA क्या होता है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कृषि सेच क्षेत्रफल। GCA का वह वास्तविक क्षेत्र जिसमें सिंचाई की जाती है CCA कहलाता है। CCA बराबर होता है GCA माइनस नॉन कल्चरेबल एरिया। मतलब कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, क्या बता दिया था, रुकिए थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए, कि बताया था कोई
कोई नहर है, क्या है बच्चे, कोई नहर है इधर से, तो इसका मान लीजिए इसका क्षेत्रफल जो है, मान लीजिए इसके नियंत्रण में बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है, कुछ भी क्षेत्रफल हो, तो उस क्षेत्रफल में क्या होगा, यहाँ घर भी बना होगा, यहाँ कुछ ऐसा चीज़ होगा जहाँ पे क्या होती होगी कि हमारी सिंचाई मतलब खेती नहीं होती होगी, लेकिन तो वो पूरा जीसी हो जाएगा पूरा क्षेत्रफल। लेकिन वही बात करते हैं, जब मान लीजिए नहर है, तो नहर के चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ खेत तो रहेगा नहीं, लेकिन खेत की केवल सिंचाई करने के लिए जितना क्षेत्रफल नहर की जिम्मेदारी होगी, नहर के नियंत्रण में होगा। इसमें मतलब कि नॉन कल्चरेबल एरिया, जैसे कि घर वगैरह को जैसा बताया था, घर वगैरह जो भी रहेगा जिसमें क्या होगी, खेती नहीं होती होगी, उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि CCA बराबर लिखा है दोस्त, आप पढ़ सकते हैं कि GCA मतलब ग्रॉस कमांडेड एरिया माइनस नॉन कल्चरेबल एरिया, मतलब जहाँ सिंचाई क्या कहते हैं, जहाँ खेती ना की जा रही हो, तो वही हमारा होता है CCA। CCA क्या होता है, हमेशा GC से कम ही होता है। तो ये बात कर लेते हैं इरिगेटेड एरिया की, मतलब सिंचित क्षेत्रफल की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप अगर मान लीजिए आपको कह दिया गया कि CCA इस नहर कितना CCA है, तो क्या चारों तरफ पानी ही पानी दिखे, यदि आपके अभी चारों तरफ पानी ही पानी दिखे खेतों वगैरह में, तो क्या अच्छा रहेगा, ये बताइए आप। तो बात कर लेते हैं CCA की। CCA को वह भाग जिस पर वास्तव में सिंचाई की जाती है। अब इस बात को भी समझ लीजिए कि CCA का वह भाग जिसमें वास्तव में सिंचाई की जाती है सिंचित क्षेत्रफल कहलाता है, जाहिर सी बात है। और CCA इरिगेटेड सिंचित क्षेत्रफल ये होता है जिसमें वास्तव में सिंचाई की जाती है। तो ये सब समझ लीजिए। आई होप तीनों वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, और बाकी सब चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इसमें वही चीज़ लिखा है। यहाँ कृषि क्षेत्रफल की अच्छे से परिभाषा दी गई है दोस्तों, कि नहर द्वारा वास्तव में जो क्षेत्र सिंचा जा सके, कृषि मतलब कल्चरेबल कमांडेड एरिया कहलाता है, जो कि बराबर है कृषि क्षेत्रफल बराबर नहरी क्षेत्रफल माइनस अकृषि क्षेत्रफल, मतलब कि जो सिंचा ना सके, जिसमें कृषि ना होती हो। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए हैं दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप देख सकते हैं कि फसलों के बारे में पढ़ लिए, फसलों के प्रकार के बारे में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि फसलें प्रकार, इनके मौसम दोनों आधार पर पढ़ चुके हैं, और वाटर मॉइस्चर, ये कह सकते हैं सॉइल मॉइस्चर पढ़ चुके हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। एंड इसके बारे में हमने जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है किसमें इरिगेशन में, उसके बारे में पढ़ लिया। तो बेसिकली आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब चीज़ें। यदि कोई भी चीज़ डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई जाएगा। और ये आपको जो भी PDF है, ये PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको हर चीज़ टाइम टू टाइम मिलती रहे। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इस पे चैनल पे आपको फैक्ट, सिविल इंजीनियरिंग से वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन, BTUP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आगे से जॉब करियर कैसा रहेगा, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं, और डिप्लोमा करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, ये सब चीज़ें आपको बता देते हैं। इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। ज़्यादा कोई खास जानकारी लेना हो तो आप मेरे चैनल के कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे अपनी क्वारी ले सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।